लिली का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली डार्क हो जाता है। वो तीनों ऑलरेडी चीयरफुल होकर मुझसे बात करने लगती हैं। टिफनी तो सीरियस फेस बनाकर अपॉलॉजी तक देती है कि वो अचानक आ गई, लेकिन जैसे ही वो बोलती है मोनिका तुरंत बीच में कूद पड़ती है। लेकिन क्लोई तुम्हारे बारे में नॉनस्टॉप बात करती रहती है, तो ऑब्वियसली हमें खुद आकर देखना पड़ा। एला भी तुरंत जोड़ती है, एग्जैक्टली वो प्रैक्टिकली तुम्हारी तारीफों के गीत गाती रहती है। हमें लगा था एग्जैजरेट कर रही है, लेकिन आज देखकर समझ आ गया कि लेजेंड सच है। तुम लोग क्या क्या बोल रहे हो। क्लोई तुरंत उन्हें रोक देती है, ईथन इन्हें इग्नोर करो, ये लोग बस स्टोरीज बनाते रहते हैं। चारों एक परफेक्ट टीम की तरह खेल रही थी और लिली को पूरी तरह बाहर रखने की कोशिश कर रही थी। और ऑनेस्टली यही सीन मैं देखना चाहता था। मैं आंख के कोने से लिली को देखता हूँ, उसका एक्सप्रेशन काफी खराब हो चुका था, इसलिए मैं हल्की पोलाइट स्माइल देता हूँ। क्लोई, एवरीवन, ये मेरी फ्रेंड लिली है। आज रात मैं इसी के साथ आया हूँ। मैं अभी लिली को ह्यूमिलिएट नहीं होने दे सकता था, कम से कम अभी नहीं। इस मोमेंट पर उसे बचाना उसकी फीलिंग्स को सीधे ऊपर पुश करेगा, मिनिमम 10%। क्लोई की स्माइल एक पल के लिए फ्रीज होती है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेती है और स्मूथली लिली की तरफ मुड़ती है। ओह, तो तुम ईथन की फ्रेंड हो। सॉरी, मैंने पहले नोटिस ही नहीं किया। क्लोई की तीनों फ्रेंड्स भी तुरंत फेक अपॉलॉजी देने लगती हैं। सॉरी अबाउट दैट। उनकी अपॉलॉजीज बिल्कुल हॉलो थी, लेकिन लिली आखिर लंबी सांस छोड़ती है। वो मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रही थी। कोई बात नहीं, ईथन की हर सीनियर मेरी भी सीनियर हुई। फिर वो कैजुअली पूछती है, आप लोग क्या खाना चाहेंगी? तो नाइट्स ऑन मी। ओ नो, ऐसा कैसे? क्लोई भी आसान ओपोनेंट नहीं थी। तुम चिंगबे यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नहीं हो ना, मतलब तुम टेक्निकली हमारी गेस्ट हो। ट्रीट तो हमें देनी चाहिए। ठीक है फिर, थैंक्स। लिली तुरंत मेरी तरफ ग्रिन करके देखती है। ईथन, सिंस क्लोई ट्रीट दे रही है, अगली बार मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। बस वही क्लोई की स्माइल दूसरी बार फ्रीज होती है, बहुत हल्का, लेकिन मेरी नजर से नहीं बचता। मैं हल्का मुस्कुराकर सिर हिला देता हूँ। क्लोई कोई अच्छा इंसान नहीं थी। किसी को पसंद करना लेकिन एडमिट ना करना, शैडोज में छिपकर हर लड़की को दूर करना जो मेरे करीब आए। मैं अभी रिलेशनशिप नहीं चाहता था, लेकिन उसका ये लिटिल गेम ऑनेस्टली मुझे एंटरटेनिंग लगता था। दूसरी तरफ लिली पूरी तरह लो फैमिली की बेटी थी। 1 अगेंस्ट 4, फिर भी बिना स्वेट किए अपनी ग्राउंड होल्ड कर रही थी। मील खत्म होने तक उसने एक भी राउंड नहीं हारा। चारों लड़कियां मिलकर उसे ड्रिंक में हराने की कोशिश करती हैं, लेकिन लिली सबको टेबल के नीचे गिरा देती है। यही होता है फीमेल राइवलरी का पावर। जब काफी देर हो जाती है तो मैं फाइनली सजेस्ट करता हूँ कि अब निकलना चाहिए, और तभी लिली अपना फिनिशिंग ब्लो देती है। वो क्लोई की तरफ देखती है जो मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी, और मुस्कुराकर बोलती है, क्लोई, ईथन और मैं अब निकल रहे हैं। टुनाइट ट्रीट देने के लिए थैंक्स। अगली बार जब मैं कैंपस आऊंगी, डिनर मेरी तरफ से। क्लोई का एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट टूट जाता है। वो बड़ी मुश्किल से कंपोजर होल्ड कर रही थी, लेकिन इतनी ड्रंक थी कि कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसके पास बस यही ऑप्शन था कि वो मुझे और लिली को साथ में बाहर जाते हुए देखे। बाहर की रात ठंडी थी और हवा में अल्कोहल की स्मेल घुली हुई थी, जो ऑनेस्टली मुझे थोड़ी अनप्लेजेंट लग रही थी। मैं लिली की तरफ देखता हूँ, उसके चीक्स हल्के लाल थे। आज रात के लिए सॉरी, पूरा मेस बन गया। कौन सा मेस? लिली हल्का हंसती है, बस थोड़ी ड्रिंक्स थी। यंग होने का मतलब ही यही होता है ना, अच्छे से खाना, अच्छे से पीना। वो अब थोड़ी ड्रिंक थी, इसलिए यूजुअल से ज्यादा खुलकर बोल रही थी। तो तुम अक्सर ड्रिंक करती हो? मैं आईब्रो उठाता हूँ। अब समझ आया तुमने चारों को कैसे गिरा दिया। ये सुनते ही लिली ऑलमोस्ट रियलिटी में वापस आ जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस मेरी फैमिली की अल्कोहल टॉलरेंस थोड़ी हाई है। मैं यूजुअली हार्डली ड्रिंक करती हूँ। आज तो क्लोई और बाकी लोग इतने एंथुसियास्टिक थे कि मना करना रूड लगता। वो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन ज्यादा अल्कोहल अच्छी नहीं होती। वो जितना खुद को कवर करने की कोशिश करती है, उतना ही ऑकवर्ड लगने लगता है। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन की हल्की झलक आती है। या ज्यादा अल्कोहल अच्छी नहीं होती। मैं बात को आगे नहीं बढ़ाता। जब कोई पहले से ही मेंटली ऑफ बैलेंस हो, तो बस सही डायरेक्शन में छोटा पुश और एटीट्यूड में हल्का बदलाव काफी होता है उसे और डीप गिराने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए कार बुला दी है। मैं फोन उठाकर दिखाता हूँ। तुमने काफी ड्रिंक कर ली है, घर जाकर आराम करो। लिली हल्का पैनिक कर जाती है। मैं तुम्हें कैंपस तक वॉक करके छोड़ सकती हूँ। नो नीड, ड्रंक तो तुम हो, मैं खुद चला जाऊंगा। मैं रुकता हूँ, 1 सेकंड वेट करो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। मैं मुड़कर चला जाता हूँ। लिली का दिल इंस्टेंटली सिंक हो जाता है। उसे लगने लगता है कि उसने सब खराब कर दिया। अब ईथन जरूर उसके बारे में गलत सोच रहा होगा। शायद उसे लग रहा होगा कि वो उन लड़कियों जैसी है जो हर रात बार्स में घूमती है। ये सोचते ही उसका नशा आधा उतर जाता है। एंग्जाइटी और रिग्रेट उसे घेर लेते हैं। वो इतना अमेजिंग है, वो अंदर ही अंदर सोचती है। उसके पीछे न जाने कितने लोग होंगे, और उनमें कितनी रिच और अकम्प्लिश लड़कियां होंगी जैसे क्लोई। इरिटेटिंग होने के बावजूद क्लोई जिस तरह बात करती थी, जिस तरह कैरी करती थी खुद को, उससे साफ दिखता था कि वो रिच बैकग्राउंड से थी। और इतनी बैकग्राउंड होने के बावजूद ईथन ने उसे भी डिस्टेंस पर रखा था। जब क्लोई और उसकी फ्रेंड्स बार बार उसे ड्रिंक पुश कर रही थी, तब भी उसके चेहरे पर डिस्कम्फर्ट साफ दिख रहा था। मैं कितनी इडियट हूँ। लिली अंदर ही अंदर पछताती है। काश मैं और ड्रंक होने का एक्ट करती, शायद तब ईथन मुझे खुद घर छोड़ता। वो जितना सोचती है उसका सिर उतना ज्यादा दुखने लगता है। और तभी अचानक उसके सामने एक छोटा बॉक्स आकर लुकता है। ये लो, हैंगओवर पिल्स हैं, इन्हें खा लोगी तो बेटर फील होगा। मैं बॉक्स उसके हाथ में रख देता हूँ। मुझे अच्छे से पता है अगर किसी को सच में अपने प्यार में गिराना हो तो उसके इमोशंस को बार बार पुल करना पड़ता है, कभी ऊपर कभी नीचे। जब तक उसकी हर फीलिंग तुम्हारी हर छोटी चीज से जुड़ ना जाए, तभी पता चलता है कि वो पूरी तरह फंस चुका है। इसलिए जब लिली मुझे मैसेज करती है कि वो सेफली घर पहुंच गई, तो मैं मैसेज तक नहीं खोलता। अपना काम खत्म करके सीधा सो जाता हूँ। अगली सुबह जब मैं फोन उठाता हूँ तो लिली के 20 से ज्यादा मैसेजेस पड़े होते हैं। मैं घर पहुंच गई, हैंगओवर पिल्स के लिए थैंक यू। उन्हें लेने के बाद मेरा सिर बिल्कुल नहीं दुख रहा। तुम
सेफली कैंपस पहुंच गए। ओके, मैसेजेस लगभग हर आधे घंटे में आए थे। शुरुआत में वो बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई लिली के टेक्स्ट बदलने लगे। मैं यूजुअली ड्रिंक नहीं करती, आज बस एक्सेप्शन था। आखिरी मैसेज रात के 2 बजे आया था। मैं स्क्रीन पर फैली उसकी पैनिक को पढ़ता हूँ और हल्की मुस्कान मेरे होठों पर फैल जाती है। फिर मैं बस एक छोटा रिप्लाई भेजता हूँ, सॉरी, कल रात बहुत एग्जॉस्टेड था, घर पहुंचते ही सो गया। लगता था लिली ने पूरी रात ठीक से सोया नहीं था, क्योंकि मेरा मैसेज जाते ही उसका रिप्लाई इंस्टेंटली आ जाता है। ओह, तो तुम सो गए थे, मुझे लगा तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। आखिर में एक छोटा सैड फेस इमोजी भी था। मुझे ये ऑलमोस्ट फनी लगता है। मैं अभी जवाब देने ही वाला था कि उसका दूसरा मैसेज आ जाता है, आज फ्री हो, मुझे एक अमेजिंग सुशी प्लेस पता है, आज फ्री नहीं हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ। लिली तुरंत ऑफर करती है, मैं हेल्प करने आ जाऊँ। मैं सीधे अग्री नहीं करता, बस कैजुअली बोलता हूँ कि मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि वो पहले से ही चिंगबई यूनिवर्सिटी के फ्रंट गेट पर मेरा वेट कर रही है, जैसा मैंने सोचा था। उसने पूरी रात एक पल भी नहीं सोया। मेरा मूड इंस्टेंटली अच्छा हो जाता है। ठीक है, ईस्ट गेट पर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। सुबह के 8 बजे बिजी एयरपोर्ट। एक फ्रेश फेस्ड यंग मैन कॉन्फिडेंटली टर्मिनल से बाहर निकल रहा था। उसके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की हंसते हुए चल रही थी। दोनों इतने गुड लुकिंग थे कि लोग मुड़ मुड़ कर उन्हें देख रहे थे। तुम्हें लगता है मॉम और डैड शॉक हो जाएंगे कि हम इतनी जल्दी वापस आ गए? ये लड़का था टाइलर लू फैमिली का सबसे छोटा बेटा। 1 महीने पहले स्कूल जाते वक्त टाइलर का छोटा सा कार एक्सीडेंट हो गया था। उसके चेहरे पर हल्का स्कार रह गया था। टाइलर हमेशा से अपनी लुक्स को लेकर ऑब्सेस था। चेहरे पर स्कार बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल। इसलिए स्कार हटाने के लिए वो अपनी सिस्टर सरीना को साथ लेकर कंट्री एच गया था स्किन रेस्टोरेशन प्रोसीजर करवाने। आज ही दोनों वापस लौट रहे थे। टाइलर के चेहरे पर वही इनोसेंट वाइड आइड एक्सप्रेशन था। डैड शायद ऑफिस निकल चुके होंगे। वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। घर पहुंचते ही मैं उनके लिए प्रॉपर खाना बनाऊंगा, अपने बेटे के हाथ का लव पैक्ड होम डिनर। टाइलर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो लू फैमिली का बायोलॉजिकल सन नहीं है। लू फैमिली उसे दिल से प्यार करती थी। जब उन्हें पहली बार पता चला कि टाइलर का उनसे ब्लड रिलेशन नहीं है, तो उनका पहला इंस्टिंक्ट था इस ट्रुथ को हमेशा के लिए दबा देना। दूसरा इंस्टिंक्ट था डायना पर अफेयर का शक करना। लेकिन जब कंफर्म हुआ कि टाइलर का डायना से भी कोई बायोलॉजिकल बॉन्ड नहीं है, तब उन्हें समझ आया कि कहीं कुछ गलत हुआ है। उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लेकिन एक लड़का जो 17 साल बाहर अकेला भटकता रहा हो, जिसने अभी तक प्रॉपरली हाई स्कूल भी फिनिश न किया हो, वो टाइलर से कंपेयर कैसे कर सकता था? टाइलर वो बच्चा था जो हर दिन उनके साथ रहा था। इसलिए पूरी फैमिली ने बैठकर फैसला लिया, ट्रुथ हमेशा के लिए छिपा रहेगा। असली एयर जो बाहर खो गया था, उसे बस अडॉप्टेड सन बनाकर घर लाया जाएगा। उसे रहने की जगह और खाना मिलेगा, लेकिन उसे कभी टाइलर के बराबर खड़े होने का सपना तक नहीं देखना चाहिए। टाइलर गर्व से मुस्कुराता है। सरीना उसकी तरफ देखती है, आंखों में वार्मथ और अफेक्शन भरी हुई। टाइलर अभी कुछ नहीं जानता, लेकिन इस बार घर लौटने के बाद वो लू फैमिली का इकलौता बेटा नहीं रहेगा। ये सोचते ही सरीना धीरे से सांस लेती है। उसकी आंखों में डिस्गस्ट की हल्की झलक आती है। वो बस यही उम्मीद करती है कि वो लड़का अपनी औकात समझे, ऐसी चीजों के लिए हाथ ना बढ़ाएं जो उसकी नहीं है, क्योंकि अगर उसने कोशिश की तो चाहे वो उसका बायोलॉजिकल ब्रदर ही क्यों न हो, वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ, वेट, तुम सच में चिंगबे कैंपस के विला कॉम्प्लेक्स में रहते हो? मेरा सामान अंदर रखने में हेल्प करने के बाद लिली को लगने लगा था कि इसकी पूरी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग गलत थी, क्योंकि चिंगबे कैंपस में 2 मंजिला विला सिर्फ 2 तरह के लोगों को मिलते थे, या तो फुल प्रोफेसर्स या वो लोग जिन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हो। लेकिन मैं इतना यंग दिखता था कि प्रोफेसर होने का सवाल ही नहीं था, तो सिर्फ एक आंसर बचता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन। लिली को तुरंत 5 साल पहले वाला स्टूडेंट याद आ जाता है जिसने ग्लोबल रोबोटिक्स चैंपियनशिप में फर्स्ट प्लेस जीता था। उसी कंपटीशन की वजह से चिंगबे यूनिवर्सिटी का नाम पूरे देश में ओवरनाइट एक्सप्लोड हो गया था। उस समय लिली लिटरली टेलीविजन के सामने बैठकर हर राउंड देखती थी, और वो सीनियर स्टूडेंट बायरन बी नेचुरली उसका आइडल बन गया था। अब विला के सोफा पर बैठी लिली का फेयर चेहरा लाल हो चुका था। वो ऑलमोस्ट डेज्ड लग रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने बैठा ये हार्मलेस लुकिंग लड़का उसके आइडल जैसी लीग में हो सकता है। हाँ, मैंने कुछ सिग्निफिकेंट किया था और डॉक्टर जैंग ने मेरी बिहाफ पर ये विला अप्लाई किया। लिली की आंखें और चौड़ी हो जाती हैं। इस मोमेंट में वो सरप्राइजिंगली अडोरेबल लग रही थी। क्या किया था तुमने? नहीं बता सकता, मैं काम वॉइस में बोलता हूँ, क्लासिफाइड है, लेकिन अगर सब जल्दी मूव हुआ तो कुछ महीनों में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लिली का गला सूख जाता है। इतना अमेजिंग है क्या? आइड से सो। कौन सा फील्ड? वो भी नहीं बता सकता, मैंने नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन किया है। लिली जोर से सांस खींचती है। लेकिन तुम तो लगभग मेरी उम्र के हो। मैं हल्का मुस्कुराता हूँ। क्या यंग होने का मतलब ये है कि कोई बड़ा काम नहीं कर सकता? एज का इससे क्या लेना देना? ग्लास विंडोज से आती सनलाइट मेरे ऊपर गिर रही थी, मुझे गोल्डन ग्लो दे रही थी। मैं एफर्टलेसली कूल और थोड़ा मिस्टीरियस लग रहा था। वैसे मदद करने के लिए थैंक्स। मैं कैजुअली उठता हूँ, चलो तुम्हें लंच खिलाता हूँ। मैं जानबूझकर टॉपिक चेंज कर देता हूँ, लेकिन लिली के इमोशंस अब पूरी तरह उलझ चुके थे। वो और पूछना चाहती थी, लेकिन मेरे एक्सप्रेशन को देखकर उसे समझ आ गया कि उसे मुझसे और कुछ नहीं मिलने वाला। उसकी सारी बातें आखिर सिर्फ 5 क्वाइट वर्ड्स में बदल जाती हैं। तुम सच में अलग हो। हाँ, मैं सच में अलग था। अगर शुरुआत में लिली सिर्फ मेरी लुक्स की वजह से अट्रैक्ट हुई थी, तो अब वो पूरी तरह कैप्टिवेटेड हो चुकी थी। हैंडसम और ब्रिलियंट लड़कों की कमी नहीं थी। उसके पीछे घूमने वाले ज्यादातर लड़के टॉप स्टूडेंट्स थे, लेकिन मेरे सामने वो लोग कंपैरिजन में भी नहीं आते थे। मुझसे मिलने से पहले लिली ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई 17 साल का लड़का इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है। सिर्फ
सिर्फ एक आफ्टरनून में मैं उसकी नजरों में कई लेवल्स ऊपर उठ चुका था। अब वो मुझे सिर्फ एडमिरेशन से नहीं देख रही थी, उसके अंदर मेरे लिए डीप रिस्पेक्ट भी पैदा हो चुका था। नॉट बैड। तो लंच? मैं कैजुअली पूछता हूँ। एब्सोल्युटली। उसके मुंह से ये वर्ड निकलते ही उसका फोन रिंग करने लगता है। वो स्क्रीन देखती है, टाइलर कॉलिंग। नॉर्मली टाइलर का कॉल देखकर वो खुश हो जाती, लेकिन इस बार वो पहले मेरी तरफ देखती है। मेरा न्यूट्रल एक्सप्रेशन देखकर ही वो कॉल उठाती है। वो हेलो तक नहीं बोल पाती कि दूसरी तरफ से टाइलर की एक्साइटेड आवाज फूट पड़ती है। लिली, मैं वापस आ गया। मुझे मिस किया? इस ट्रिप के दौरान मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं अभी घर जा रहा हूँ। तुम स्कूल में हो या घर पर? आज क्लास बंक तो नहीं की? टाइलर लगातार बोलता जा रहा था, लेकिन लिली उसका एक शब्द भी प्रॉपरली सुन नहीं रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह मुझसे भरा हुआ था। वो जितना मेरे बारे में सोचती उतना ही कन्विंस्ड हो जाती कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। अगर उसे मेरे जैसा बॉयफ्रेंड मिल जाए तो हर कोई उससे जेलस होगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिर वो टाइलर को बीच में ही काट देती है। उसकी आवाज में इंपेशेंस साफ थी। ओके, मैं अभी बिजी हूँ, रात में बात करती हूँ। वो रिप्लाई का इंतजार तक नहीं करती और सीधे कॉल काट देती है। दूसरी तरफ टाइलर ब्लैंक डिसबिलीफ में फोन को देखता रह जाता है। सेरीना उसके बगल में बैठी थी। वो पूछती है, क्या हुआ? कुछ नहीं। टाइलर रियलिटी में लौटता है, लेकिन उसका मूड विजिबली खराब हो चुका था। लिली ने सच में उसका फोन काट दिया था। वो जेन्युइनली अनॉयड था। वो गहरी सांस लेकर इरिटेशन दबाने की कोशिश करता है। लिली कुछ न कुछ कर रही है, वरना वो मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करती। विक्टर और डायना ने अभी तक सेरीना को मेरे फैमिली में वापस आने से मना करने वाली बात नहीं बताई थी। उन्होंने बस इतना कहा था कि कुछ चीजें अभी सॉर्ट हो रही हैं। इसलिए जैसे ही सेरीना ये सुनती है, वो तुरंत अज्यूम कर लेती है कि ये सब उनके सो कॉल्ड नए भाई की वजह से हो रहा है। उसकी ब्राउज शार्पली सिकुड़ जाती हैं। वो टाइलर के बाल रफल करती है। मैं उसे हैंडल कर दूंगी। उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। वो सो कॉल्ड ब्रदर बहुत डीप गेम खेल रहा है। अभी बैरली थोड़ा टाइम हुआ है और लिली ऑलरेडी टाइलर का फोन काट रही है उसकी वजह से। सेरीना धीरे से सांस छोड़ती है। लकी है कि इस बार मैं टाइलर के साथ वापस आई हूँ, वरना टाइलर उसका मुकाबला नहीं कर पाता। उसकी आंखें हल्की नैरो हो जाती हैं। दूसरी तरफ कॉल खत्म करके लिली मेरी तरफ मुड़ती है और एक्सप्लेन करती है कि अभी उसका भाई फोन कर रहा था। वो बताती है कि उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए कुछ समय के लिए बाहर गया हुआ था और आज ही वापस लौटा है। मैं हल्का मुस्कुराता हूँ। देश वापस आते ही पहला कॉल तुम्हें किया? तुम दोनों काफी क्लोज लगते हो, बहुत ज्यादा। लिली बिना सोचे जवाब देती है। वो मेरा इकलौता भाई है। ये कहते हुए वो पूरी तरह भूल चुकी थी कि उसका असली भाई अभी भी कहीं बाहर मौजूद है। वो हंसती है, लेकिन उसकी एज देखकर कंफ्यूज मत होना। आधा टाइम वो बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा बिहेव करता है। ओह, और इस साल वो भी तुम्हारी उम्र का ही है। अगर तुम दोनों मिले ना तो मुझे लगता है तुम दोनों की काफी बनेगी। लिली अपने फैमिली के बारे में लगातार बातें करती जा रही थी। साफ दिख रहा था कि वो हमारे बीच की दूरी कम करना चाहती थी। और जैसे ही वो टाइलर की उम्र मेंशन करती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। अगर टाइलर और ईथन लू दोस्त बन जाएं, तो क्या उसकी ओन चांसेस और नहीं बढ़ जाएंगी? मुझे तुम्हें कभी उससे मिलवाना चाहिए। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी आंखों की गहराई में कितनी कोल्ड इंडिफरेंस छिपी हुई थी। मैं हल्की मुस्कुराहट देता हूँ। श्योर, मुझे अच्छा लगेगा। हम दोनों कैंपस के पास वाले एक जापानीज रेस्टोरेंट में लंच करने चले जाते हैं। लिली मुझे कहीं और दूर लेकर जाना चाहती थी, लेकिन मैं आज ऑलरेडी उसे काफी ज्यादा टाइम दे चुका था, इसलिए स्कूल वापस जाने का एक्सक्यूज इस्तेमाल करता हूँ। 2-3 दिन में कांटेक्ट करूंगी। लिली खुशी से बोलती है। अपने भाई को भी साथ लाऊंगी, तुम दोनों एक दूसरे को जान पाओगे। मैं छोटा सा नोट देता हूँ। साउंड्स गुड। लिली विजिबली थ्रिल्ड हो जाती है। उसके दिमाग में अभी से प्लान्स चलने लगते हैं। टाइलर के लिए कौन सा गिफ्ट खरीदे ताकि वो हेल्प करे उसे मुझे जीतने में। कैंपस से निकलने के बाद लिली पहले एक लग्जरी काउंटर पर जाती है और वहां से लेटेस्ट डिजाइनर बैग खरीदती है। फिर सीधा लू एस्टेट की तरफ ड्राइव करती है। जब तक टाइलर घर पहुंचता है, विक्टर ऑलरेडी ऑफिस जा चुका होता है। घर पर सिर्फ डायना और हाउस होल्ड स्टाफ होते हैं। टाइलर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कंट्री एज से लाए हुए सुवेनियर्स स्टाफ में बांटता है, फिर केयरफुली चुना हुआ अपना गिफ्ट निकालकर खुद अपने हाथों से डायना के गले में पहनाता है। कार्टियर का रूबी नेकलेस, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख येन थी। इलीट फैमिली की मेट्रियार्क होने के नाते डायना के लिए ये अमाउंट कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके पीछे की भावना उसके दिल को छू जाती है। सेरीना भी वापस आ चुकी थी, इसलिए पिछले कुछ दिनों से घर पर छाया भारी माहौल आखिर हल्का होने लगता है। तुम मेरे ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? अपने लिए बचा कर रखो। डायना टाइलर का हाथ पकड़ लेती है और छोड़ती नहीं। टाइलर ग्रिन करता है। बस देखा और लगा ये आप पर परफेक्ट लगेगा तो खरीद लिया। और वैसे भी मॉम को गिफ्ट देने में क्या गलत है? वो हंसते हुए आगे बोलता है। जब मैं खुद पैसे कमाने लगूंगा ना, तब आपके लिए हर दिन कुछ नया खरीदूंगा। टाइलर की बातें शहद जैसी मीठी थी और डायना की मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। बस इतना काफी है कि तुम मुझे याद रखते हो। मॉम को पता है तुम कितने डिवोटेड हो। सिर्फ केयर करना काफी नहीं होता। टाइलर प्लेफुल अंदाज में बोलता है। एक्शंस भी होने चाहिए, वरना इंसान सिर्फ बातें करता रह जाता है। मैं वैसा नहीं हूँ। मॉम के लिए जो बोलता हूँ वो सच में करता हूँ। डायना का चेहरा पूरी तरह खुशी से भर जाता है। सेरीना हंस पड़ती है। तो तुम्हारे हिसाब से मैं सिर्फ बातें करती हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। टाइलर तुरंत जवाब देता है। आप अलग हो, लेकिन इस बार आप मॉम के लिए कुछ नहीं लाई। उन्हें थोड़ा सैड तो फील हुआ होगा। सेरीना आंखें घुमाती है और डायना की तरफ मुड़ती है। मॉम, मैं कुछ नहीं लाई, लेकिन आज आपके लिए खुद खाना बनाऊंगी। क्या खाना है? मैं स्टाफ से इंग्रेडिएंट्स मंगवा देती हूँ। कुछ भी चलेगा। डायना अपने दोनों बच्चों को ऐसे हंसते झगड़ते देखती है और खुद को सालों यंगर महसूस करती है। टाइलर को फिश पसंद है। फिश बना देना। बेस्ट मॉम एवर। टाइलर फिर से डायना की आर्म्स में घुस जाता है। उस वार्म फैमिली मूवमेंट को देखकर सेरीना के अंदर का तनाव थोड़ा कम होता है। उसे लगा था घर लौटते ही उनका सामना उस सो कॉल्ड नए भाई से होगा, लेकिन वो यहाँ नहीं था। और अगर वो होता तो टाइलर अभी इतना खुश नहीं होता। बेटर होगा वो हमेशा के लिए गायब ही रहे। सेरीना तो उसे बड़ी रकम देकर हमेशा के लिए दूर भेजने को भी तैयार थी, लेकिन
लेकिन उसे पता था उनके पेरेंट्स कभी एग्री नहीं करेंगे। दूसरी तरफ फैमिली अफेक्शन में डूबा टाइलर अब अपना पुराना इरिटेशन लगभग भूल चुका था। तभी लिली अपनी नई बैग के साथ घर में एंटर करती है। उसका मूड क्लियरली ग्लोइंग था। वो अनबिलीवेबल है, टाइलर इतना हैंडसम, अगर तुम उससे मिलोगी ना तो इंस्टेंटली पसंद करोगी। वो ऑलमोस्ट एक्साइटेड होकर बोलती जा रही थी, और अगर तुम दोनों क्लोज हो गए तो मेरी चांसेस बहुत बढ़ जाएंगी। प्लीज, मुझे वो सच में बहुत पसंद है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। स्कूल में लिली बॉयफ्रेंड्स ऐसे बदलती थी जैसे कोई पेजेस फ्लिप कर रहा हो, और उन सब लड़कों ने कभी ना कभी टाइलर को खुश करने की कोशिश की थी ताकि लिली के करीब आ सके। लेकिन ये पहली बार था जब लिली खुद किसी को चेस कर रही थी और हेल्प मांग रही थी। टाइलर, जो हमेशा घर और स्कूल दोनों जगह अटेंशन का सेंटर रहा था, अंदर से अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसकी स्माइल थोड़ी स्टिफ हो जाती है, लेकिन वो कैजुअली जवाब देता है, ठीक है, सही टाइम पर उसे लेकर आना। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर ऐसा कौन है जिसने मेरी सिस्टर को इतना क्रेजी बना दिया। लिली तुरंत चमक उठती है, थैंक यू सो मच, तुम सबसे बेस्ट हो। अब लिली पूरी प्लानिंग में लग जाती है कि वो मीटअप के लिए मुझे कन्विंस कैसे करे। लेकिन टाइमिंग डिसाइड करने से पहले ही लू फैमिली के बिजनेस पर मुसीबत टूट पड़ती है। टैक्स अथॉरिटीज अचानक कंपनी पर ऑडिट के लिए पहुंच जाते हैं। फिर एक के बाद एक लू ग्रुप के बिजनेस पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने लगते हैं। उनके नए प्रोजेक्ट्स पूरी तरह अटक जाते हैं। लगातार आने वाली इन डिजास्टर्स ने विक्टर को ऑलमोस्ट पागल कर दिया। बिजनेस वर्ल्ड में इतने साल बिताने के बाद वो अच्छी तरह समझता था कि ये क्या है, कोई जानबूझकर उसे टारगेट कर रहा है। वो भारी पैसा खर्च करके अपने पुराने कॉन्टैक्ट से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। शुरुआत में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं होता, लेकिन उसकी डेस्परेट हालत देखकर आखिर एक आदमी थोड़ा हिंट देता है, लगता है तुमने हाल में किसी गलत इंसान को ऑफेंड किया है। उसकी आवाज धीमी हो जाती है, जो भी तुम्हारे पीछे पड़ा है उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है, हम उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोल सकते। ये सुनते ही विक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दिमाग पर जोर डालता है लेकिन समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसने किसे ऑफेंड कर दिया। टैक्स ऑडिट पहले से ही सिर पर था, ऊपर से बिजनेस पार्टनर्स पीछे हट रहे थे। लू फैमिली की हालत डेस्परेट हो चुकी थी। जिन जिन लोगों से वो मदद मांगता कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। आखिर सालों और करोड़ों खर्च करके बनाए गए उसके कॉन्टैक्ट्स में से एक आदमी उसे धीरे से वार्निंग देता है, ज्यादा पैनिक मत करो, ऊपर से कुछ वेग बातें सुनने को मिली हैं। अपेरेंटली तुमने किसी नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट व्यक्ति के साथ गलत बिहेवियर किया है। ये सिर्फ वार्निंग है। नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट पर्सन? विक्टर ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ता है, मैं ऐसे किसी इंसान के साथ गलत कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो ऐसे लोग जानते तक नहीं। उसे जेन्युइनली लगता है कि उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है।